हेलो दोस्तों, नमस्ते। आई एम योर होस्ट पक्षी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पर। 21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में सुबह सुबह का समय था। काफी चहल पहल थी और लोग अपने ऑफिस में काम के लिए जा रहे थे। तभी अचानक से लूव्र म्यूजियम से 3 आदमी बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम के अंदर ही काटी थी और अब इनके हाथ में थी लूव्र म्यूजियम की एक अहम संपत्ति, जिसको एक कंबल में छुपाकर भाग रहे थे। ये पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह 7:45 की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि इन्होंने अभी अभी एक पेंटिंग की चोरी की है। ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है, ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, द मोनालिसा। आज के दिन इस पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा के अंदर? क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग? आइए समझते हैं रहस्य मोनालिसा का इस वीडियो में। Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया गया था साल 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। और ये सज्जन क्या कमाल के आदमी थे, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटर नहीं, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे सब्जेक्ट की नॉलेज थी, चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एनाटॉमी हो, बोटैनी हो, हाइड्रोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, ऑप्टिक्स हो या पेलियोनोलॉजी ही क्यों ना हो। तो चलिए वापस आते हैं मोनालिसा पर, जो इनके द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। लेकिन ये पेंटिंग थी किसकी? पेंटिंग में जो औरत है उसकी आइडेंटिटी को लेकर लोग है ना हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहला खुलासा गया था जॉर्जो वसारी नाम के इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा, जिन्होंने साल 1550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी थी। वसारी के अनुसार ये औरत थी लिसा गेरार्डिनी। इनकी शादी एक फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी, फ्रांसेस्को गियोकोंडो। उनका कहना था कि फ्रांसेस्को ने ये पेंटिंग अपनी बीवी के लिए कमीशन कराई थी और यहीं से ही इस पेंटिंग के 2 नाम निकलते हैं। पहला नाम जो हम सब जानते हैं, मोनालिसा, जो आता है मडोना लिसा से। ओरिजिनली इटालियन मैडम शब्द के लिए मडोना इस्तेमाल किया जाता है, तो मडोना लिसा का मतलब हुआ मैडम लिसा, और यहीं पर मडोना का शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया मोना, और ऐसे पड़ा इसका नाम मोनालिसा। और इसका आज के दिन भी मतलब है मैडम लिसा या फिर लेडी लिसा। अब आता है मोनालिसा का दूसरा नाम, जो कि है ला जिकोंडा। अपनी शादी के बाद लिसा गेरार्डिनी बन गई थी लिसा जियोकोंडो। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर, इटालियन में जियोकोंडो का मतलब लाइट हार्टेड या फिर चेयरफुल भी होता है। और आज के दिन मोनालिसा अपनी मुस्कान के लिए भी काफ़ी फेमस है। और यही कारण है जब कभी आप पेरिस में लूव्र म्यूजियम में जाएंगे और वहाँ पर मोनालिसा की पेंटिंग देखेंगे तो फ्रेंच में वहाँ पर लिखा होगा ला जोकोंडो। 1550 में खुलासा होने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे कि वासारी ने जो बताया वो सही था, और यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी सामने आने लगी। एक्चुअली में ये औरत कोई और है। कुछ लोगों ने कहा कि ये लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी, और कई लोगों ने कहा कि ये किसी रानी की पेंटिंग थी। सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये आई कि इस पेंटिंग में द लियोनार्डो दा विंची ने खुद को दर्शाया है। ये पेंटिंग किसी औरत की नहीं है, बल्कि ये पेंटिंग खुद लियोनार्डो विंची की है। और लोग कहते हैं कि इसमें उन्होंने ये इमेजिन किया है कि वो खुद कैसे दिखते अगर वो औरत होते। इस थ्योरी को आर्टिस्ट लिलियन श्वार्ट्ज ने साल 1987 में एक आर्टिकल में बढ़ावा दिया। उन्होंने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश की, लियोनार्डो दा विंची की खुद की शक्ल में और मोनालिसा की शक्ल में। अब देखो यार, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आज हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस पेंटिंग में जो वो औरत दिखाई गई है वो लिसा जियोकोंडो ही है। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने इस बात पर 25 साल तक रिसर्च की
और आर्काइव्स ढूंढकर निकाले और साल 2004 में उन्हें क्लियर एविडेंस मिला इस बात को साबित करने के लिए। उन्होंने ये भी पाया कि लियोनार्डो दा विंची के परिवार का एक काफ़ी करीबी रिश्ता था जियोकांडो की फैमिली से। साथ ही इनको इस बात का भी सबूत मिला कि लिसा की शादी 5 मार्च 1495 में रजिस्टर की गई थी, जिस समय लिसा की उम्र 16 साल थी और फ्रांसिस्को की खुद की उम्र 30 साल थी। और इन्होंने वहां पर ये पाया कि लियोनार्डो दा विंची थे उनके पिता और फ्रांसिस्को एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। पलांटी का ये भी कहना है कि जब मोनालिसा की ये पेंटिंग बनाई गई थी तब मोनालिसा की उम्र 24 साल थी। इस पेंटिंग को बनाने के 2 कारण बताए जाते हैं। पहला, जब 1505 में मोनालिसा और उनके हस्बैंड ने खुद का घर खरीदा, या फिर दूसरा, जब 1502 में जब उनका खुद का दूसरा बेटा पैदा हुआ। और किसी तरह से ये दूसरा कारण ज़्यादा आगे जाता है क्योंकि उससे 3 साल पहले 1499 में लिसा ने अपनी बेटी को खोया था। अब आप इस पेंटिंग को गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि लिसा के बालों में एक पर्दा सा चढ़ा हुआ है। इसे कई लोग मॉर्निंग वेल करके पुकारते हैं। एक ऐसा पर्दा जिसे तब चढ़ाया जाता है जब परिवार में किसी की डेथ हो गई हो। अब एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब विंची इटालियन थे, मोनालिसा इटालियन थी, तो ये पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है? और इसको लेकर बात कुछ ऐसी है कि 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस I लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में आकर रहने लगे, और इसी के चलते दा विंची इटली से फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ मोनालिसा की ये पेंटिंग भी लेकर जाते हैं। इस चीज़ के लिए कोई हिस्टोरिकल रिपोर्ट तो है नहीं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कहा जाता था कि अभी तक लियोनार्डो दा विंची ने ये वाली पेंटिंग कंप्लीट नहीं की है। पेंटिंग शुरू करने के 15 साल बाद भी वो इस पेंटिंग पर अभी भी काम किए जा रहे थे। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके और इसे थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच 1519 में राजा के महल में रहते हुए लियोनार्डो विंची का देहांत हो जाता है और इस पेंटिंग को राजा अपने कलेक्शन के लिए रख लेते हैं, यानी रॉयल कलेक्शन के लिए अपने पास। इसके करीब 150 साल बाद सन 1797 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। इस पेंटिंग को राजा के महल से बाहर निकालकर लुव्र म्यूजियम में रख दिया जाता है और यही रीजन था कि साल 1911 में मोनालिसा को चुराया जाता है, और जिसकी बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी। चोरी के मास्टरमाइंड थे विंसेंजो पेरुगिया, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये पेंटिंग चुराई थी। और ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे और इनका मानना था ये पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए, फ्रांस के पास नहीं, और इसीलिए इसको चुराकर इटली में लेकर जाते हैं। और इतनी फेमस पेंटिंग को चुराना बड़ा रिस्क का काम है, स्पेशली जब किसी पेंटिंग की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो, यानी करोड़ों अरबों रुपए में। तो जाहिर सी बात है कि विंसेंजो इस चोरी के बाद बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहा होगा। तो आगे की कहानी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा, और उससे पहले हम इस पेंटिंग की खासियत जानते हैं। आखिर क्यों ये इतनी स्पेशल है? इसकी सबसे खास बात है कि इसे किसी पेपर पर, कैनवस पर या किसी भी कपड़े पर नहीं बनाया गया। इसको पेंट किया गया है एक पॉपुलर की लकड़ी पर। उस जमाने में ये इटालियन पेंटर की फेमस लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी चीज़, ये पेंटिंग साइज में कुछ ज़्यादा बड़ी पेंटिंग नहीं है। आप ये फ़ोटो ही देखो म्यूजियम में जहाँ पर ये पेंटिंग रखी हुई है, इंसानों के कंपैरिजन में आप इस पेंटिंग का साइज देख सकते हो। फिर भी इस पेंटिंग को इतना खास माना जाता है क्योंकि ये इटली में अपने ज़माने में ऐसी पहली पेंटिंग थी जो किसी इंसान पर इतनी क्लोजली फोकस कर रही हो। ये एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है, और हाँ, आज के दिन फोटोग्राफी में ये सब चीज़ें कॉमन है, लेकिन उस टाइम पर ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। और अगर आप इस पेंटिंग की कलर ग्रेडिंग देखोगे ना, तो इसमें आपको बहुत सारे ब्राउन और येलो शेड्स दिखेंगे, और ये काफ़ी डल सी पेंटिंग लगती है। और हाँ, ऐसा होने के 2 कारण हैं। पहला ये कि इसके ऊपर एक वार्निश की लेयर लगाई गई है, जिससे कि मॉइस्चर इस पेंटिंग पर बुरा असर न डाले, क्योंकि आखिर ये एक लकड़ी पर बनाई गई पेंटिंग है, तो आपको पता है कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी लकड़ी पर क्या असर होता है। और दूसरा कि ओवर टाइम इसमें ब्लीचिंग देखने को मिली है, क्योंकि जब ये पेंटिंग बनी थी तब ये और ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल हुआ करती थी।
कुछ लोगों ने इस पेंटिंग को रिक्रिएट करने की कोशिश की कि उस टाइम पर ये पेंटिंग कैसी दिखती होगी। दा विंची ने इस पेंटिंग में एक बहुत ही खास पेंटिंग स्टाइल का यूज किया है। इसे स्फुमाटो कहा जाता है, द टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग। जो बैकग्राउंड देख रहे हो आप, वो एक लैंडस्केप दिख रहा है जो कि इटली की आर्नो वैली है। उस बैकग्राउंड में और मोनालिसा में कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है। आउटलाइंस को ब्लर करना और कलर्स की ब्लेंडिंग करना, यही स्फुमाटो की टेक्निक है और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। ध्यान से देखिए मोनालिसा की स्माइल को, जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना ही ये चेहरा ज़्यादा सीरियस दिखने लगेगा आपको। लेकिन अब मोनालिसा की आंखों में देखिए, अचानक से आप देखेंगे कि मोनालिसा कैसे ज़्यादा मुस्कुरा रही है। पेंटिंग के आप किसी भी हिस्से में देखोगे, जैसे फोरहेड हो गया, उसके बैकग्राउंड में हो गया, तो आपको ये इफेक्ट दिखेगा। हाँ, मोनालिसा का चेहरा ज़्यादा मुस्कुराने लग जाता है जब आप उसकी स्माइल पर फोकस नहीं करते। इसी मुस्कान को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने सबसे ज़्यादा समय लगाया था। उन्होंने कई रातें फ्लोरेंस के एक हॉस्पिटल में बिताई, जहाँ पर वो जाकर डेड बॉडीज़ की खाल उतारा करते थे। वो स्टडी करना चाहते थे कि चेहरे के अंदर जो नर्व्स और मसल्स हैं उनसे कैसे स्माइल आती है। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था, द मसल्स विच मूव द लिप्स आर मोर न्यूमरस इन मैन देन इन एनी अदर एनिमल। होठों की मसल्स को डाइसेक्ट करना असल में उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं और बहुत ज़्यादा हैं। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान द लियोनार्डो विंची ने घोड़ों को भी स्टडी कर डाला। उन्होंने इंसानों के एक्सप्रेशन को घोड़ों के चेहरों से कंपेयर किया। नोट्स में वो लिखते हैं, नोटिस वेदर द मसल्स दैट राइज द नोस्ट्रेलियस ऑफ द हॉर्स इन द सेम एज विच लाइज हियर इन मैन। शायद इतिहास में कोई ऐसा बंदा होगा या कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा जिसने घोड़े और इंसान के मसल्स को कंपेयर किया होगा। अब कैसा लगेगा आपको कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मोनालिसा की एक पेंटिंग नहीं बल्कि 2 पेंटिंग है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये बात सच है। मोनालिसा की पेंटिंग जिसे हम सब जानते हैं, उससे मिलती जुलती एक और पेंटिंग बनाई गई थी उसी टाइम में। इस दूसरी मोनालिसा की कहानी शुरू होती है साल 1504 में, जब राफेल नाम के एक और लेजेंडरी आर्टिस्ट ने पेन और इंक के जरिए एक रफ स्केच बनाया था। ये स्केच कुछ इस तरह का दिखता था। इसे लूव्र की मोनालिसा से कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। राफेल के इस स्केच में 2 कॉलम्स दिखाई देते हैं मोनालिसा के पीछे। यहाँ कुछ रिसर्चर्स को लगा कि राफेल ने ये पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग को देखकर बनाई होगी, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इस थ्योरी को साल 1993 में एक जर्मन आर्ट हिस्टोरियन ने नकार दिया और प्रोफेसर पलांटे, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी, जो 25 सालों तक रिसर्च कर रहे थे मोनालिसा की आइडेंटिटी पर, उन्होंने कंफर्म किया कि राफेल फ्लोरेंस शहर में कुछ दिनों के लिए जोकोंडो फैमिली के सामने वाले घर में रहते थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि राफेल ने अपनी खुद की पेंटिंग बनाई सेम औरत के साथ, सेम पोज में, उसे वैसे के वैसे बिठाकर? इस पर बिलीफ नहीं होता है। इस सवाल का दूसरा जवाब ये हो सकता है कि दूसरी मोनालिसा की पेंटिंग एग्जिस्ट करती है, जिसे देखकर राफेल ने अपनी ड्राइंग बनाई। दूसरी मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया के सामने आती है साल 1914 में। लंदन के पास रहने वाले एक नॉवलिस्ट जॉन आर अय्यर के पास मोनालिसा का एक नया वर्जन था। ये है वो नई मोनालिसा की पेंटिंग, वही पेंटिंग जिसके बेसिस पर राफेल ने अपनी स्केच बनाई। दूसरी मोनालिसा लूव्र में रखी मोनालिसा से 3.5 फीट ऊंची है और 5 फीट चौड़ी है। अगर आप इन दोनों पेंटिंग को कंपेयर करोगे ना, तो 3 चीजें सामने आती हैं। पहला, जो नई मोनालिसा की पेंटिंग है उसमें जो औरत है वो ज्यादा यंग लग रही है, और दूसरा, जो नई पेंटिंग है उसमें जो सर है मोनालिसा का वो आगे की साइड झुका हुआ है, और तीसरा, जो मोनालिसा के एक्सप्रेशन है वो नॉर्मल है। इसकी स्माइल में वो मिस्टीरियस बात नहीं है जो लूव्र की मोनालिसा के बारे में है। ग्राउंड में जो 2 कॉलम दिखाई देते हैं वो राफेल की ड्राइंग में भी दिखाई दे रहे थे। इन्हीं सब कारणों को देखकर एक्सपर्ट्स के द्वारा एक नई थ्योरी सामने आती है कि लियोनार्डो दा विंची एक्चुअली में 2 मोनालिसा पर काम कर रहे थे। दोनों ही मोनालिसा एक्चुअली में द लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी, और जो मोनालिसा ज्यादा यंग है वो पहला वर्जन था लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग का। तब वो अपने स्टाइल से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और यही रीजन है कि उस पेंटिंग में जो मोनालिसा दिखती है वो काफी यंग लगती है जो रियल पेंटिंग है उससे। ये एक ऐसी थ्योरी है जो आज के दिन तक डिबेट का मुद्दा है।
साल 2010 में मोनालिसा फाउंडेशन ने आयलबर्थ वाली मोनालिसा पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की उसके पीछे का राज पता लगाने के लिए। और इन्होंने अपनी एक दूसरी थ्योरी बनाई। उन्होंने कहा कि जो नई मोनालिसा है उसका हाथ और फेस खुद लियोनार्डो दा विंची ने बनाए हैं और बाकी चीज़ों को किसी इन्फीरियर आर्टिस्ट ने बनाया है। हो सकता है कि लियोनार्डो की वर्कशॉप में काम करने वाला कोई बंदा हो जिसने इस पेंटिंग को पूरा करने का काम खत्म किया हो। दोनों ही थ्योरीज आज के दिन भी एक थ्योरी है। क्योंकि इन थ्योरी को प्रूव करने के लिए कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। चलो अब वापस आते हैं मोनालिसा की चोरी पर। इस चोरी के मास्टरमाइंड विंसेंजो पेरुजिया एक्चुअली में एक एम्प्लॉय थे लूव्र म्यूजियम में। एक दिन वो म्यूजियम में छुप जाते हैं और पूरी रात वहीं काटते हैं, जिसके बाद सुबह वो चोरी कर निकलते हैं पेंटिंग को। उनका मानना था कि विंची एक इटालियन थे तो इस पेंटिंग को किसी इटालियन म्यूजियम में होना चाहिए। जैसे ही चोरी की खबर फैलती है दुनिया भर में हेडलाइन छप जाती हैं। दुनिया भर के डिटेक्टिव इस काम पर लग जाते हैं कि किसने चोरी की है उसे ढूंढ कर निकालो, मगर कोई नहीं निकाल पाता। 2 साल तक विंसेंजो इस पेंटिंग को अपने घर पर छुपा कर रखते हैं। वो सोचते हैं क्या किया जाए इसके साथ, क्योंकि पूरी दुनिया इसकी खोज में लगी है। और लास्ट में उनका धैर्य खत्म हो जाता है और वो उसे बेचने की कोशिश करते हैं। फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक आर्ट डीलर को वो पेंटिंग बेचने की कोशिश की जाती है। जियोवानी सस्पिशियस हो जाते हैं और पेंटिंग पर पीछे लगी स्टैम्प को देखकर कंफर्म करते हैं कि ये रियल है या फेक, और यही चोरी की गई पेंटिंग है और इन्हें दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड सामान बेचा जा रहा है। इसी के चलते विंसेंजो पकड़े जाते हैं और उन्हें 6 महीने की सजा होती है। पेंटिंग को दोबारा से लूव्र म्यूजियम में लाकर रख दिया जाता है 4 जनवरी साल 1914 में। आज के दिन ये पेंटिंग यहीं रखी है बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे। इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चोरी के बाद ही मोनालिसा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और ये दुनिया की नंबर 1 फेमस पेंटिंग बन जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। चोरी से पहले मोनालिसा की पेंटिंग इतनी फेमस नहीं थी। जिन लोगों को आर्ट में दिलचस्पी होती थी वो लोग मोनालिसा के बारे में जानते थे, लेकिन आम जनता को पता नहीं था कि मोनालिसा क्या है। हेलो दोस्तों, आई एम मनोज बख्शी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।